नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मार्च को करेंगे वाराणसी का दौरा। अपने लोकसभा क्षेत्र को देंगे कई विकास परियोजनाओं की सौगात। फलों एवं सब्जियों की ग्रेडिंग, छटाई और प्रसंस्करण के लिए एकीकृत पैक हाउस परियोजना राष्ट्र को करेंगे समर्पित। 59 पेयजल योजनाओं का भी करेंगे शिलान्यास। केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय ने किसानों को दिया आश्वासन। खरीफ सीजन के लिए देश में यूरिया और डीएपी की नहीं होगी कोई कमी। देश में दोनों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद। यूरिया की कालाबाजारी को रोकने के लिए मंत्रालय ने फर्टिलाइजर फ्लाइंग स्क्वाड किया गठित। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यूएन 2023 जल सम्मेलन में किया भारत का प्रतिनिधित्व। केंद्रीय मंत्री ने जल स्वच्छता और सफाई को बढ़ावा देने में भारत के प्रयासों पर डाला प्रकाश। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन न्यूयॉर्क में 24 मार्च तक किया जा रहा है आयोजित। भारतीय सेना करीब 50 साल बाद अपने राशन में शामिल करेगी मोटा अनाज। सैनिकों को अब खाने में मिलेंगे बाजरे के आटे से बने खाद्य पदार्थ। वर्ष 2023-24 से शुरू होने वाले सैनिकों के राशन में कुल अनाज का 25% होगा मोटा अनाज। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मार्च को वाराणसी का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के तहत 19 पेयजल योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। पेयजल की इन योजनाओं से 63 ग्राम पंचायतों के 3 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री इस मिशन के तहत 59 पेयजल योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। वाराणसी और उसके आसपास के इलाकों के किसानों, निर्यातकों और व्यापारियों के लिए फलों एवं सब्जियों की ग्रेडिंग करना, उनकी छटाई करना और उनका प्रसंस्करण करना खियान में निर्मित एक एकीकृत पैक हाउस से संभव होगा। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री इस परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये परियोजना वाराणसी और आसपास के इलाकों के कृषि निर्यात को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगी। वहीं आगे बढ़ते हैं, जहां प्रधानमंत्री अपने वाराणसी दौरे में एक इंटीग्रेटेड पैक हाउस का भी लोकार्पण करेंगे, जो किसानों के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस पर डीडी न्यूज से खास बातचीत की एपीडा के जीएम सीबी सिंह ने। कॉमर्स मिनिस्ट्री का एक उपक्रम है एपीडा, जो काशी और इसके आसपास के क्षेत्र में काफी काम कर रहा है किसानों के लिए। इसी कड़ी में पैक हाउस का निर्माण हो रहा है, जिसका 24 मार्च को देश के प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद लोकार्पण करेंगे। इस पैक हाउस से यहाँ के किसानों को कितना लाभ होगा और उस पैक हाउस की क्षमता क्या है, इस पर बात करेंगे हम एपीडा के जीएम सीबी सिंह जी से। सीबी सिंह जी, ये किसानों के लिए कितना लाभकारी है और इसकी कितनी क्षमता होगी जो पैक हाउस लोकार्पण होगा? यहाँ से 2019 के बाद से जब से निर्यात शुरू हुआ है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण एक काम था कि कैसे इस तरह यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक पैक हाउस बने। इस पैक हाउस के न होने की वजह से अभी तक पूर्वांचल की जो सब्जियाँ बनारस से वह केवल गल्फ कंट्री को जा पा रही थी। अगर हमें यूरोप को, यूके को, अन्य कंट्रियों को भेजना होता तो यहाँ के जो एफपीओ एक्सपोर्टर्स हैं और जो दूसरे लोग हैं वो दिल्ली, लखनऊ या बॉम्बे जाने के लिए बाध्य होते थे। ये बड़े हम सबके लिए हर्ष की बात है कि इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पैक हाउस के बनने के बाद जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी 24 तारीख को उद्घाटन करेंगे, यहाँ से बनारसी लंगड़ा आम, यहाँ के दूसरे सब्जियाँ और फल सीधे यूरोप के लिए यहाँ से जाना प्रारंभ हो जाएगा, जो कि हमारे लिए, यहाँ के किसानों के लिए, हम सब के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो यहाँ पे इक्विपमेंट लगे हुए हैं, जैसे हम बात करें वेपर हीट ट्रीटमेंट, जो जापान में यदि हमें अपना लंगड़ा आम भेजना है तो उसी यंत्र के द्वारा ट्रीटमेंट करके भेजना पड़ता है। तो ऐसे ही जापान है, कोरिया है, न्यूजीलैंड है, यूके है, यूरोपियन यूनियन है, ईरान है, बहुत ऐसी कंट्रियाँ थी जो कि हम नहीं कर पा रहे थे, अब यहाँ से शुरू होगा। हाँ, रही बात इसकी क्षमता की, अगर हम देखें तो 2.5 टन का जो हमारा वेपर ट्रीटमेंट कैपेसिटी है एक कंटेनर का, वो उसका क्षमता है।
जो कि जापान, कोरिया, अन्यथा कंट्रियों के लिए। उसी तरह मैंगो का दूसरा हॉट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी है जो 1000 केजी का है लगभग, वो आपका यूरोपियन कंट्री के स्टैंडर्ड के लिए है। साथ ही साथ 10-10 टन के 2 कोल्ड रूम भी यहाँ पे हैं। यहाँ पे आपको प्री कूलिंग भी यहाँ पे उपलब्ध है, रैपनिंग चैम्बर भी यहाँ पे उपलब्ध है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पैक हाउस पूर्वांचल के साथ साथ बिहार के जो पश्चिमी जिले हैं वहाँ के भी किसानों को इसका लाभ मिलेगा, मुझे पूरा उम्मीद है। ये इंटीग्रेटेड पैक हाउस पूरे विश्व स्तर का है और अलग अलग देशों के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट करके जो उत्पाद हैं किसानों के वो भेजे जा सकेंगे। इंटरनेशनल लेवल पे बहुत कम ही देश अब बच पाएंगे जिनमें यह निर्यात नहीं होगा, जो अभी तक गल्फ कंट्रीज में होता था। कैमरा पर्सन डॉक्टर मनीष सिंह के साथ डॉक्टर केश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। वहीं वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री जब भी कोई आह्वान करते हैं तो उसका असर काशी वासियों में विशेष देखने को मिलता है। मिलेट्स या मोटे अनाज के प्रयोग के आह्वान का असर काशी के प्रबुद्ध महिलाओं पर किस कदर है, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी हरिकेश बहादुर सिंह ने। मिलेट्स के लिए इन लोगों ने आज एक बैठक रखी है, एक संगोष्ठी रखी है काशी में। काशी की प्रबुद्ध महिलाएं ये एक संदेश देना चाहती हैं कि मिलेट्स को परिवार में किस तरह से हम बढ़ाएं, अपने बच्चों को कैसे प्रेरित करें। तो ये क्या सोच के, चूंकि महिला मंच, प्रबुद्ध महिला मंच की अध्यक्षा हैं, ये आपने क्या सोच के मिलेट्स पे रखा आज? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया था, तभी से मेरे दिमाग में था। जब से जो है मैंने जनवरी से कहना चाहिए 2023 में जैसे ही जब देखा कि एक वे इस पे मिलेट्स पे आज अगर थोड़ा सा समय का अभाव था, नहीं तो हम लोग और अच्छी तरह से, आप जैसे कह रहे थे डिस्प्ले करते हो, तो आज हमें ये लगा कि हम लोग सब कहना चाहिए कि पूरी समाज की, परिवार की धुरी हम हैं। हम जो परोसेंगे हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे पति वही खाएंगे। तो हम लोग ऐसी चीज़ें क्यों ना अपने मोटे अनाज को अपने डेली के भोजन में शामिल करें और उसको उस तरह सुस्वादु बनाएं कि वो लोग खुशी खुशी उसको खाएं। इन लोगों ने बताया भी, और आप हैं जिन्होंने कुछ बाजरे के बारे में बताया था, क्या था आपका रेसिपी? मेरी बाजरे की इडली, क्योंकि आजकल बच्चे एडवर्टीजमेंट से इतने अट्रैक्ट होते हैं कि वही सब खाने के लिए जिद करते हैं। फिर उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैंने एक रेसिपी सोची कि जो बाजरा होता है उसको रोस्ट कर लिया और उसमें वेजिटेबल्स वगैरह मिला के और उसी की इडली बनाई। श्री अन्न इसीलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि अब लोगों को पता है कि अगर स्वस्थ रहना है तो कौन सा अन्न खाना चाहिए, और मिलेट्स कहें या श्री अन्न, उसका लाभ काशी में जो प्रबुद्ध महिलाएं हैं वो बताएंगी। आपका क्या रेसिपी था? मैंने बताया मोटे अनाज में चना भी आता है, चने की रोटी। तो आजकल बहुत लेडीज़ की तो होती ही हैं, मेल मेंबर हर कोई बहुत कॉन्शियस हो गया है कि फिट रहे, थोड़े वेट लॉस का बहुत लोगों का होता है कि नहीं मुझे वेट लॉस करना है। तो ये चने की रोटी को, मोटी रोटी होती है, उसको खाने से हमारा वेट लॉस भी होता है और बहुत फायदा भी है इसके। ये महिलाएं आप कह सकते हैं कि मिलेट्स की वजह से या श्री अन्न की वजह से आधा तो डॉक्टर हो चुकी हैं, अपना ख्याल रखेंगी, परिवार का ख्याल रखेंगी और इस संदेश के माध्यम से पूरे देश की महिलाओं को प्रेरित करेंगी कि अपने परिवार का कैसे ख्याल रखें इन मिलेट्स से, श्री अन्न से। कैमरा पर्सन डॉक्टर अजय सिंह के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। वहीं केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय ने कहा है कि खरीफ सीजन के लिए देश में यूरिया की कोई कमी नहीं होगी। मंत्रालय ने कहा कि देश में खाद का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में है, जो अप्रैल से अक्टूबर तक चलने वाले खरीफ सीजन की अनुमानित जरूरत को पूरा करेगा। खरीफ सीजन में देश में यूरिया की 179 लाख मीट्रिक टन की मांग है। इसको पूरा करने के लिए 139 लाख मीट्रिक टन देश में ही उत्पादित हो रहा है और 55 लाख मीट्रिक टन पहले से स्टॉक है। इसीलिए यूरिया को आयात करने की जरूरत नहीं होगी। वहीं मंत्रालय ने कहा है कि देश में डीएपी की मांग 58 लाख मीट्रिक टन है और देश में 20 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हो रहा है, तो वहीं 25 लाख टन स्टॉक पड़ा हुआ है। एनपीकेएस ने कहा है कि खरीफ सीजन में 63.72 लाख मीट्रिक टन है, जिसका देश में 49.15 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हो रहा है और 28 लाख मीट्रिक टन स्टॉक है। साल 2025 तक देश में 200 लाख मीट्रिक टन नैनो यूरिया का उत्पादन होगा।
मंत्रालय ने कहा कि वन नेशन वन यूरिया परियोजना की शुरुआत हो गई है और इसके तहत भारत ब्रांड नाम से यूरिया देश में मिल रहा है। केंद्र सरकार के मुताबिक 2025 तक भारत यूरिया के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा और आयात की जरूरत नहीं होगी। यूरिया की कालाबाजारी को रोकने के लिए मंत्रालय ने फर्टिलाइजर फ्लाइंग स्क्वाड बनाया है। इसके तहत अब तक 28 मामलों में FIR दर्ज हुई है। 94 मिक्सचर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर कार्रवाई हुई है। 66,276 यूरिया बैग जब्त किए गए हैं। देश में प्रधानमंत्री किसान समृद्ध केंद्रों की संख्या बढ़कर 28,000 हो गई है और इस साल के आखिर तक ये केंद्र 2 लाख के आंकड़े को पार कर जाएंगे। और खास ही नहीं, अब आम भारतीय भी मोटे अनाजों के प्रति जागरूक हो गए हैं और दूसरों को भी जागरूक कर रहे हैं। और ऐसा ही एक है महिला किसान हैं मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले की लहरी बाई। इन्होंने विलुप्त होते अनेक प्रकार के बीजों को सहेजने का काम किया है। उनकी इस कोशिश को नमन किया है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। तोमर ने ट्वीट करके कहा कि मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के ग्राम सिलपरी की लहरी बाई, जो बेगा जनजाति की एक महिला किसान है और यहाँ के लोग यूं ही नहीं मोटे अनाज यानी कि श्री अन्न का ब्रांड एम्बेसडर उन्हें कहते हैं। इन्होंने विलुप्त होते अनेक प्रकार के बीजों को सहेजने का काम किया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने इस पर एक वीडियो भी साझा किया। श्री अन्न यानी मोटे अनाज के ब्रांड एम्बेसडर से आपको मिलवाते हैं। ये है बैगा जनजाति की लहरी बाई। मध्य प्रदेश का डिंडौरी जिला और उसका सिलपरी गांव इनका पता है। आसपास के क्षेत्र में इनका पता मोटे अनाज के बीज भंडार के रूप में बन चुका है। ग्रामीण आवास योजना से बने इस 2 कमरे के मकान का एक हिस्सा पूरी तरह से बीज भंडार में तब्दील हो चुका है। यहाँ कुटकी, सनवा, मड़िहा, कुडू जैसे दुर्लभ और छोटे मोटे अनाज के बीज सहित कुल 150 किस्म से ज्यादा बीज हैं। हमारे यहाँ जो बीज बोते थे वह विलुप्त हो गए थे, जिन्हें बचाने के लिए हमने विलुप्त हुए बीजों को अन्य गांव से लेकर आए और उनका उत्पादन किया। किसानों को बीज बांटे और फसल आने पर उन्हें वापस लिया, जिसके बाद आज 16 तरह के विलुप्त बीजों को फिर से वापस पा लिया है। वैसे तो हमारे पास 30 किस्म है, लेकिन बाकी बहुतायत में है। लहरी बाई ने इन सभी फसलों को अपने खेतों में उगाया और उसके बीज को संरक्षित किया। इनका ये सफर अब 1 दशक से ज्यादा का हो चुका है। इन्होंने अपने गांव के किसानों के अलावा तकरीबन 54 गांव के लोगों को मुफ्त में बीज उपलब्ध कराए। मोटे अनाज के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में लहरी बाई के योगदान को देखते हुए डिंडौरी के जिला अधिकारी विकास मिश्रा ने इनका नाम भारतीय कृषि अनुसंधान के जोधपुर केंद्र में स्कॉलरशिप के लिए भेज दिया है। 400 से 500 किसान होंगे आसपास के गांव के, जिनको इन्होंने बीज दिया हुआ है और उन्होंने अपने यहाँ पे बहुत बड़े एरिया में तो नहीं कहूंगी, पर फिर भी उस बीज को संरक्षित करने के हिसाब से उन्होंने छोटे छोटे जोत में उसका खेती किया हुआ है, ताकि वो बीज उनका संरक्षित रह सके, जिसको वो अपना गौरव भी मानते हैं। साल 2023 को मिलेट ईयर यानी मोटे अनाज वर्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का ये मिशन अब भारत के एक छोटे से गांव में रहने वाले लहरी बाई से लेकर दुनिया के बड़े बड़े देशों में भी छा रहा है। मोटे अनाज कम सिंचाई में अच्छी उपज देने वाले होते हैं, साथ ही ये पोषण के लक्ष्य को भी पूरा करने, फसल चक्र को सुचारू बनाने और छोटे किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने वाले भी हैं। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने UN 2023 जल सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। केंद्रीय मंत्री ने बेहतर स्वास्थ्य के कारक के रूप में जल कार्रवाई के साथ साथ जल स्वच्छता और सफाई को बढ़ावा देने में भारत के प्रयासों पर प्रकाश डाला। संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में 24 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। भारतीय सेना करीब 50 साल बाद अपने राशन में मोटे अनाज को शामिल करेगी। सेना ने देसी अनाज को अपने खान पान में शामिल करने का फैसला किया है। सैनिकों को मिलने वाले खाने में अब बाजरे के आटे से बने खाद्य पदार्थ मिलेंगे। करीब 50 वर्ष पहले इसे बंद कर दिया गया था और इसकी जगह पर गेहूं के आटे का उपयोग किया जा रहा था। सेना ने बुधवार को कहा कि सैनिकों को देसी और पारंपरिक अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। भारतीय सेना ने कहा
कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है, जिसे देखते हुए मोटे अनाज की खपत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सेना ने सैनिकों के राशन में बाजरा के आटे की शुरुआत की है। भारतीय सेना ने कहा कि स्वास्थ्य लाभों के साथ पारंपरिक मोटे खाद्य पदार्थ और हमारी भौगोलिक व जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल बीमारियों को कम करने में सहायक होगा और साथ ही सैनिकों की संतुष्टि और मनोबल बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। मोटा अनाज अब दैनिक भोजन का एक अभिन्न अंग बन जाएगा। वर्ष 2023-24 से शुरू होने वाले सैनिकों के राशन में कुल अनाज की 25% मोटे अनाज की खरीद होगी। मोटे अनाज की खरीद के तहत बाजरा, ज्वार और रागी को प्राथमिकता दी जाएगी। बता दें कि मोटे अनाज में प्रोटीन, सूक्ष्म पोषक तत्वों और फाइटो रसायनों का अच्छा स्रोत पाया जाता है, जिससे सैनिकों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मोटे अनाज के प्रयोग को बढ़ावा देने के मकसद से स्वादिष्ट और पौष्टिक मोटे अनाज के व्यंजन तैयार करने के लिए रसोइयों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और साथ ही उत्तरी सीमाओं पर तैनात सैनिकों के लिए मोटे अनाज से बने खाद्य पदार्थों और स्नैक्स को पेश करने पर विशेष जोर दिया गया है। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य है। बुधवार को ज्यादातर मंडियों में चने का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ, वहीं कुछ मंडियों में भाव में उथल पुथल दर्ज की गई। भाव की बात करें तो एग्बाक नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 21 मार्च को चने का भाव रहा 4,750 रुपए, जो कि 22 मार्च को 35 रुपए टूटकर 4,715 रुपए पर आ गया। राजस्थान की जयपुर मंडी में 22 मार्च को चने की खरीद 4,523 रुपए पर हुई। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में चने के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ 21 मार्च को इसका भाव रहा 5,500 रुपए, जो कि 22 मार्च को बिना किसी बदलाव के 5,500 रुपए पर टिका रहा। इसी तरह उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर मंडी में भी चना बिना किसी बदलाव के साथ बिका। यहाँ दोनों दिन यानी 21 और 22 मार्च को चने के सौदे 5,580 रुपए के स्थिर भाव पर हुए, जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में 22 मार्च को चने का भाव 10 रुपए उछलकर 5,660 रुपए से 5,670 रुपए पर पहुँच गया। बीते कुछ समय से आगे चल रही चने की बुआई में इस दौरान कुछ कमी देखने को मिल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार रबी चने की बुआई 1,12,01,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 1,14,18,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी चने की बुआई बीते साल के मुकाबले 2,16,000 हेक्टेयर पीछे है। पात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की उपज में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 2,78,10,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,73,02,000 टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो बुधवार को पुणे और गढ़शंकर मंडी में लहसुन का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ, जबकि राजकोट और लखीमपुर मंडी में भाव में तेजी दर्ज की गई। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्बाक नेट के मुताबिक महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 21 मार्च को लहसुन का भाव रहा 5,000 रुपए, जो कि 22 मार्च को भी 5,000 रुपए पर टिका रहा। इसी तरह पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ दोनों दिन यानी 21 और 22 मार्च को लहसुन के सौदे बिना किसी बदलाव के 4,000 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 21 मार्च को लहसुन का भाव रहा 3,120 रुपए, जो कि 22 मार्च को 180 रुपए की छलांग लगाकर 3,300 रुपए पर पहुंच गया। गुजरात की राजकोट मंडी में भी लहसुन का कारोबार बढ़त के साथ हुआ। यहाँ 22 मार्च को इसका भाव 3,250 रुपए की भारी मजबूती के बाद 1,250 रुपए से 4,500 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान लहसुन की पैदावार में 20% की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए दूसरे आकलन के अनुसार
लहसुन की पैदावार साल 2021-22 में 32,77,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 31,90,000 टन रही थी। बता दें कि साल 2021-22 के दौरान देश से लहसुन का निर्यात बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात 4,538 टन बढ़कर 22,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात 17,950 टन रहा था। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। मणिपुर के किसान इस समय पूर्व खरीफ धान की नर्सरी लगाते रहें। इसके साथ ही धान की रुपाई के लिए खेत तैयार करते रहें। मणिपुर में ही मौसम को ध्यान में रखते हुए सरसों, मसूर और मक्के की कटाई करें और साथ ही आलू की खुदाई करें। यही किसान काटी गई फसलों की गहाई और भंडारण से पहले अच्छी तरह धूप में सुखाए। मणिपुर में ही अदरक और हल्दी की रुपाई के लिए खेत तैयार करें। यही प्याज की फसलों को कीटों से बचाएं। मिजोरम में खरीफ धान की रुपाई के लिए खेत तैयार करें। यही समय दलहन और तिलहन फसलों की जल्द से जल्द कटाई करें और उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर रखें। मिजोरम में ही इस समय पत्ता गोभी और टमाटर में रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। किसान इसकी निगरानी करते रहें। त्रिपुरा में लोबिया, उड़द और मूंग की बुआई के लिए खेत तैयार करें। यही समय धान के खेतों में 4 से 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। नागालैंड में बारिश के मौजूदा दौर के बाद झूम धान, राजमा, मूंग और बाजरे की बुआई जारी रखें। यही अदरक को सड़ने से बचाने के लिए खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। इसके साथ ही यहाँ केले के पेड़ों को गिरने से बचाने के लिए सहारा दें। वहीं पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में इस समय बुआई, कटाई या किसी प्रकार के छिड़काव का काम न करें। पश्चिम बंगाल के पुराने जलोढ़ इलाके में धान के खेतों में निराई करें और 2 से 3 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई फरवरी, मार्च और जून जुलाई में की जाती है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। करेले की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब देखते हैं कुछ और खबर खास खबर में।
भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राजस्थान के सूरत कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी करार दिए जाने पर कहा कि ये न्याय की जीत है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का सच जनता के सामने आ गया है। मां भारती के महान सपूत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत की याद में हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता के इतिहास में शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की वीरता और योगदान को शब्दों में बयां करना संभव नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद दिवस पर वीर क्रांतिकारियों शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को नमन किया और इसी के साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया। देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने दिल्ली में आयोजित रामनाथ गोयनका पुरस्कार समारोह में कहा कि डिजिटल युग में फर्जी खबरों में विभिन्न समुदायों के बीच तनाव पैदा करने की क्षमता होती है। ये लोकतांत्रिक मूल्यों को भी खतरे में डाल सकती है। उत्तराखंड में इस बार 4 धाम की यात्रा की शुरुआत 22 अप्रैल से होगी। श्रद्धालुओं के लिए 22 अप्रैल को गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट भी 22 अप्रैल को ही खुलेंगे। आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए एक निशुल्क मोबाइल ऐप AIS शुरू किया है। इस ऐप की मदद से करदाता वार्षिक सूचना विवरण और करदाता सूचना सार में दर्ज अपना विवरण देख सकेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर का दौरा कर निर्माण कार्यों का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना भी की। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि देश में कोविड-19 के नए मामले बढ़े हैं, लेकिन ये बढ़त अप्रत्याशित नहीं है। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1300 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 718 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.79% हो गया है। और देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। देश में अब तक 220.65 करोड़ से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।